गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने लॉक के सामाजिक समझौते का जो प्राकृतिक युग है सामाजिक समझौते में उसका अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि जो जिन प्राकृतिक अवस्था की बात है या प्राकृतिक अवस्था में शांतपूर्ण था, सब कुछ शांत था, लेकिन उसके बाद भी उनको ज़रूरत पड़ी सामाजिक समझौते की। वो ज़रूरतें क्यों पड़ी एक्चुअल में, अगर अपन बात करें तो उनके बारे में अपन 3 बातों की चर्चा की थी। पहला कि प्राकृतिक नियम की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। दूसरा, परिभाषा जो थी उसकी परिभाषा को करने वाला कोई योग्य अधिकारी नहीं था। और तीसरा, ऐसा कोई भी नहीं था जो प्रभावशाली रूप में उसे लागू करता। तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक युग की कल्पना है वो लॉक करता है। अब लोग बात करते हैं लॉक के सामाजिक समझौते की, लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात करते हैं कि यदि बारीकी से देखा जाए तो लॉक 2 समझौते बताता है। अगर देखो, होब्स एक समझौते की बात करता है कि लोगों के बीच में समझौता हुआ और कॉमनवेल्थ की उत्पत्ति होगी। पहला, या जिसको अपन बोल सकते हैं खुला समझौता, लोगों के बीच होता है। यानी होब्स जिस एक समझौते की बात करता है, वहीं पर लॉक है वो डबल समझौते की बात करते हैं कि 2 तरीके का समझौता है वो होता है। तो 2 समझौते होते हैं, उसमें से पहला समझौता है वो खुला समझौता है जो लोगों के बीच में होता है। और ये निश्चित किया जाता है, पहले समझौते में निश्चित किया जाता है कि समुदाय, देखो होब्स इसको नाम देते हैं कॉमनवेल्थ, ये नाम देते हैं समुदाय राज्य, समुदाय की स्थापना की जाए। पहले समझौते में ये है कि समुदाय की स्थापना की जाए, इसलिए प्रभुसत्ता समुदाय के पास है। जो मेन जो अंतिम पावर है वो समुदाय के पास है। पहला समझौता यहाँ तक सीमित है कि खुला समझौता होता है, लोगों के बीच में होता है। लोग ये डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं कि समुदाय की स्थापना की जाए और प्रभुसत्ता है वो समुदाय के पास रहेगी। फिर दूसरा या नया समझौता किया जाता है। पहला या खुला, दूसरा या नया समझौता किया जाता है जो समुदाय और राजा के बीच में। इम्पोर्टेंट, पहला समझौता सिर्फ लोगों के बीच में, ध्यान रखने वाली बात है। पहला जो समझौता होता है वो लोगों के बीच में होता है। दूसरा जो समझौता है वो समुदाय और राजा के बीच में। इसमें राजा या जो जिसको सरकार अपन वो सरकार है वो वचनबद्ध है कि लोगों को के तीनों प्राकृतिक अधिकारों, यानी इसमें वो जो जो समझौता होता है इनके बीच में, उसमें कि इसमें राजा है वो वचनबद्ध है कि लोगों को उनके तीनों प्राकृतिक अधिकार, 3 प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से? जीवन का, स्वतंत्रता और संपत्ति। जो 3 प्राकृतिक अधिकार है जिनकी बात है वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात है जो होप्स करते हैं, उन तीनों प्राकृतिक अधिकारों की समुचित सुरक्षा करेगा। और यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो समुदाय उसे हटाकर नया शासक चुन सकते हैं। यहाँ देखो, होब्स और लॉक में बड़ा अंतर ये आ जाता है कि जहाँ पर जो होब्स है वो कहीं क्रांति का अधिकार नहीं देते लोगों को। क्रांति सिर्फ एक ही शर्त पर क्रांति का अधिकार उपलब्ध है कि अगर उनको लगता है कि उनके जीवन का खतरा है। क्योंकि होब्स जो कहते हैं वो कहते हैं राज्य की जो उत्पत्ति है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार मिल सके। तो अगर आत्मरक्षा के अधिकार पर आंच आती है तो ही वो कह सकते हैं, या तो ही वो शासक को हटाने की बात कर सकते हैं। अदरवाइज शासक भगवान ही है उनके लिए, उसके शब्द कानून है, वो एक्सट्रीम पावर देते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर शक्ति किसको देते हैं? जनता को। और जनता को शक्ति देने में क्या कहते हैं कि अगर तीनों अधिकारों की वो सुरक्षा करेगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे हटा करके फिर नया जो शासक है वो चुन सकते हैं। शांतिपूर्ण, जिस तरीके का हो, जो जिस गौरवमय क्रांति के अंतर्गत लॉक ने जैसा देखा था वैसा ही लॉक है वो अपने उसमें किताब में लिखता है। क्योंकि जो प्राकृतिक असुविधाएं हैं उनसे राहत पाने के लिए मनुष्य है वो क्या करता है, फिर न्यूनतम प्रतिरोध का, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का अपनाते हुए एक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण है वो करता है। और सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समझौता जो है वो सभी व्यक्तियों के साथ किया गया है। क्योंकि पहले समझौते की अपन जिसकी बात करते हैं, जो पहला समझौता है उसकी अगर अपन बात करें तो पहला समझौता अपन देखते हैं कि किन के बीच में हुआ, कि यह लोगों के बीच में।
लोगों के बीच में ये समझौता होता है, अगर उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले। तो इसलिए सभी व्यक्तियों का हुआ है, तो सभी व्यक्तियों को ने सभी व्यक्तियों के साथ किया है। इस प्रकार सामाजिक जो स्वरूप है वो क्या है, सामाजिक है। और उन्होंने, हर व्यक्ति ने अपने अधिकार अर्पित कर दिए, क्योंकि उनकी जो बाधाएं हैं वो भी संतुलित है, या सामूहिक मतलब बाधाएं हैं उनके साथ। दूसरे अगर अपन वैसे अगर अपन देखें सामान्य, तो प्रत्येक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को, हॉब्स क्या कहता है कि हर व्यक्ति ने अपने अधिकार उसको लेवाइथन को दे दिए थे। लेकिन लोग है वो यहाँ आकर के अंतर की बात करते हैं कि अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो अधिकार किसको दिए गए हैं? वो अधिकार है वो सारे के सारे जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं करके दे करके संपूर्ण समाज को दिए हैं। ठीक है। और वो प्राकृतिक अधिकार इसलिए समर्पित किए हैं ताकि जो अव्यवस्था होने का डर है वो अव्यवस्था न रहे। तो जिस प्रकार की अव्यवस्था फैलती है, जिसका निरंतर भय रहता है, उनको उनसे मुक्ति पाने के लिए वे अपने अधिकारों का त्याग किया है, वो ये है। और जिन अधिकारों का त्याग किए वो कौन कौन से अधिकार है? पहला तो ये कि व्यक्ति खुद के बारे में, खुद को मतलब खुद के बारे में खुद है वो उस अपने कानून की व्याख्या नहीं करेगा, और न ही उसकी क्रियान्विति करेगा, और न ही अगर को उल्लंघन होता है तो उसको दंड देने का अधिकार खुद नहीं है, बल्कि दूसरा व्यक्ति जो राज्य है वो कहेगा। और लेकिन व्यक्ति है वो अपने जो अदेय अधिकार है, जैसे जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये वह अपने पास ही रखेगा। और अपने त्याग के कारण ही उसने प्राकृतिक जो अधिकार है, प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों ने अधिकतर सुरक्षा और सुनिश्चित उपभोग का लाभ पाया है। सिंपल सी बात है कि वो सिर्फ अधिकार वो नहीं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का तीनों प्राकृतिक अधिकार है, वो किसी को नहीं सौंपते हैं। लोग जिनकी बात करते हैं वो ये सौंपते हैं सिर्फ वो अधिकार कि खुद के बारे में न तो खुद कानून की व्याख्या करेंगे, न खुद के बारे में खुद निर्णय सुनाएंगे, न कोई उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कोई अन्य दंड देगा। एक संस्था ही दंड देगी, अन्य कोई व्यक्ति है वो इनको दंड नहीं देगा। तो इस प्रकार है वो लोग का जो सामाजिक समझौता है वो सच में एक अलग तरीके का सामाजिक समझौता है, जिसमें वो लोगों को ही सारे के सारे अधिकार देते हैं। अब अगर अपन सामाजिक समझौते की विशेषता ही बात करें, विश्लेषण करते हैं छोटा मोटा, जैसे बड़ी बड़ी अगर अपन इसकी बातें निकल करके आती है तो अगर देखें तो मतलब जैसे हॉब्स क्या कहते हैं, सारे अधिकारों का त्याग करता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वह केवल प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने का, उसे क्रियान्वित करने का और भंग करने वालों को दंड देने के अधिकारों को छोड़कर इनको छोड़ करके बाकी सारे अधिकार अपने पास रखते हैं, और वही बंधन स्वीकार करते हैं जो दूसरों के आक्रमण से सुविधाएं मिलती हो। और दूसरा, हॉब्स की अगर अपन बात करें तो हॉब्स जहाँ कहते हैं कि जो मतलब व्यक्ति है वो अपने अधिकार लेवाइथन जैसे एक विशेष या महान व्यक्ति को देते हैं, वहाँ पर लोग है वो अपने अधिकार है वो एक समुदाय को सौंपते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं सौंपते हैं। फिर कि लोग के समझौते से उत्पन्न समाज है वो असीम कोई सर्वाधिकार संपन्न या सर्व अधिकार संपन्न या शक्तिशाली या संप्रभुताधारी नहीं है, अपितु वह दोहरे नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। हॉब्स जहाँ पर पूरे के पूरे अधिकार उसको देता है, वहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि ये कोई किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि दोहरा नियंत्रण है। एक तो वह जिसमें जो अधिकार अदेय है, जो व्यक्ति अपने खुद के पास रखता है, उनसे जुड़ा हुआ है। और दूसरे अगर अपन बात करें तो वे जो राज्य शक्ति को मर्यादित करते हैं, और उसको दूसरे जो प्राकृतिक कानून है उनकी व्याख्या करने वाले, लागू करने वाला राजा स्वयं है भी उससे बाधित है, और जिससे वो प्राकृतिक अवस्था में भी बाधित था। और लोक का जो समझौता है वो सर्वसम्मति से हुआ है। हॉब्स बहुमत की बात करते हैं, ये सर्वसम्मति की बात करते हैं कि लोक का जो समझौता है वो सर्वसम्मति से हुआ है, जन इच्छा पर है। कोई भी व्यक्ति है वो नवीन समाज में बिना सहमति के इसमें आ नहीं सकता, और सहमति ही विश्व में वैध सरकार का जो निर्माण है वो करती है। और संविदा को मान्य होने के लिए प्रत्येक पीढ़ी द्वारा उसे पुनः स्वीकार भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर पीढ़ी पर थोपा जाएगा, उसको पुनः स्वीकार भी किया जाता है। और लोक का जो समझौता है वो एक बार हो जाने के बाद में कभी रद्द नहीं हो सकता। वह यहाँ पर आकर के हॉब्स के समकक्ष है। हॉब्स भी कहता है समझौता होने के बाद में रद्द नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि निर्मित सरकार है वो अगर नष्ट हो जाएगी तो उसका पुनर्निर्माण सरकार दोबारा बन सकती है, समझौता दोबारा नहीं होगा। और जो अब लोग है जो सर्वसम्मति से जो समाज बनाते हैं, जो सिविल सोसाइटी जिसकी लोग बात करते हैं, राजनीतिक समाज है, उसमें बहुमत का सिद्धांत अनिवार्यतः निहित है। अल्पसंख्यकों को बहुमत की इच्छा का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस सिद्धांत को स्वीकार करना सामाजिक व्यवस्था और
संचालन और सामूहिक कार्यों को बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। संविदा की जो महत्वपूर्ण शर्त थी वो ये थी कि उल्लंघन करने पर वह महत्वहीन हो जाएगा। कुल मिलाकर के लोक है वो समझौते की व्यवस्था के बाद में हम उसकी अगर अपन बात करें तो जो सामाजिक समझौते वो लोक है वो लोगों को ज़्यादा शक्ति देता है बजाय किसी एक व्यक्ति या सरकार के। तो अब अगर अपन इसकी बात पाते हैं कि कहाँ पर कठिनाई है, अभी लोक के अगर समझौते की बात करें तो उसमें कठिनाई या दिक्कत कहाँ कहाँ पर है उसकी अगर अपन बात करें तो सामाजिक समझौते की अगर अपन बात करें तो उसमें भी लोग कई जगह पर अन्य चीज़ों की बातें करते हैं। इनके बारे में अपन बात करेंगे। अभी सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में पढ़ ले, अभी देखते हैं आगे। अब है कि राज्य और सरकार की स्थापना। देखिए लोग क्या कहते हैं, जिस राज्य और सरकार की जो स्थापना है वो किस प्रकार होती है कि पहले समझौते से राज्य की रचना होती है। पहला समझौता राज्य, क्योंकि लोग मिल के आपस में समझौता करता है, जो खुला समझौता होता है उससे राज्य की स्थापना होती है। दूसरा जो समझौता है जो राजा के बीच में और लोगों के बीच में होता है, दूसरे समझौते से सरकार की रचना होती है। अब राजा की शक्तियां सीमित है और वो समुदाय के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात लोक ने संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया है। यही राज्य और सरकार की स्थापना का जो मूल आधार है वो यही है कि लोक है वो संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं दो समझौतों के माध्यम से। अब अपन बात करते हैं कि आलोचना की, कि किस प्रकार से जो लोक के समझौतों की आलोचना की जाती है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कि होब्स आलोचना की अगर अपन बात करें तो होब्स ने निरंकुश राजतंत्र स्थापित किए। होब्स की जहाँ आलोचना की, निरंकुश राजा को सारे अधिकार दे दिए, हाँ, लेकिन उसने एक अपवाद स्वरूप स्थिति में लोगों को विरोध का अधिकार भी दिया है, भी ये स्थिति है। और इसीलिए उसे इंग्लिश राइटर है उसे उदारवादी विचारक कहते हैं, क्योंकि अपवाद स्वरूप उन्होंने विरोध का अधिकार दिया है लोगों को, तो इंग्लिश राइटर उसको क्या मानते हैं कि ये उदारवादी विचारक है। और लोक ने क्या किया है कि संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया है, इसलिए राजा की शक्तियाँ सीमित है और वो समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। महत्वपूर्ण चीज़ कि जहाँ पर लोक उस तरीके की बात करता है वहीं पर वो राजा को अधिकार होब्स राजा को अधिकार देता है। यहाँ पर इन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की है जिसमें वो समाज के प्रति उत्तरदायी है। यदि वो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की समुचित रक्षा करने में विफल होता है, यदि वो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की समुचित सुरक्षा करने में विफल होता है तो लोग उसे हटाकर नया शासक चुन सकते हैं। ये छूट दी गई है, इससे विदित होता है। अगर अपन बात करें तो इससे अपन को पता चलता है कि उसे हटाकर नया शासक चुन सकते हैं। इससे विदित होता है कि लोक ने लोगों को क्रांति का अधिकार दिया है, यानी जब चाहे तब हो सकता है। अगर अपन इस तरीके की बात को अगर अपन मान के बैठ जाएं कि किस किस प्रकार से मतलब राजा को जब चाहे तब हटा सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो मान लो बहुमत तो लोग एक तरफ हुए और उन्होंने कह दिया कि हमें राजा नहीं चाहिए, कुछ लोग इकट्ठे होकर के कह दिए और उनको क्रांति दे दी। तो बार बार आलोचक ये कहते हैं कि एक आलोचना ये की जाती है कि बार बार है वो लोगों को उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र दे करके क्रांति करने का अधिकार दिया कि जब चाहो तब हटा दो, और ये क्रांति किसी भी समय हो सकती है। इसीलिए सी वोगन कहते हैं कि लोक ने शासन का सिद्धांत नहीं बल्कि क्रांति का सिद्धांत बनाया है। यानी ये है कि अगर इस तरीके की अगर हम बात करें तो लोक है वो केवल शासन का नहीं बल्कि क्रांति का सिद्धांत बनाया। तो ये सही भी बात है कि अगर इस तरीके से लोगों को क्रांति जब चाहे तब अपनी मर्जी पर अगर लोगों को हटाने का अधिकार दे दिया गया कि वो जब चाहे तब किसी को हटा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बड़ी ही एक वो इस तरीके की स्थिति हो जाएगी जिसमें कोई स्पष्टता कहीं नहीं है। कुछ भी उच्छृंखलवादी लोग हैं जो हर समाज में पाए जाते हैं, वो लोग मिल करके कभी भी किसी राजा को हटा सकते या कभी भी किसी भी शासक को वो हटा सकते हैं। दूसरी अगर अपन बेसिक बात करें तो जैसे लोग को पढ़ते टाइम में अपने बार बार ध्यान में आता है कि वो मूल समझौते का उल्लेख करता है कि मूल समझौते में ये लिखा, मूल समझौता ये था, लेकिन वो कहीं पर नहीं बताते हैं कि मूल समझौते का अभिप्राय क्या है, ये समाज है या सरकार है, मूल समझौता क्या है। और लोग कहते हैं कि राजनीतिक क्रांति है जो शासन का विघटन कर देती है, कि राजनीतिक क्रांति है वो शासन का विघटन कर देती है और शासन द्वारा शासित समुदाय का विघटन नहीं करती। कि अगर क्रांति होगी तो राजा हट जाएगा लेकिन वो समुदाय नहीं हटेगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता है
लोग ये स्पष्ट नहीं करते कि शासन अथवा सरकार का निर्माण है वो मूल संविदा जो संविदा मूल समझौता है उसके अतिरिक्त अन्य किसी समझौता से हुआ था, अगर हुआ था तो कैसे हुआ था, इन सारी के बारे में वो कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं करते हैं। और लोक ने कहीं कहीं ये दृष्टिकोण उन्होंने स्पष्टतः कहीं कुछ उल्लेख नहीं किया, लेकिन मतलब क्योंकि हम इसके स्पष्टीकरण के बारे में जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि इस तरीके का लोक ने दो समझौतों की बात है वो कहीं न कहीं की होगी। अब लोक का जो संविदा है या समझौता है वो दोहरा नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति से सामाजिक है। लोग ये मानते हैं ना, मनुष्य शांतिपूर्ण है, सामाजिक है, वो अपने आराम से रहने वाला है, अन्य किसी को परेशान नहीं करने वाला है। तो जो प्रकृति से सामाजिक है मनुष्य, और एक तरफ तो कहता है प्रकृति से सामाजिक है, दूसरी तरफ वह राज्य और सरकार में विभेद करता है, और कहीं पर ऐसा कोई वो संकेत नहीं करते हैं कि शासन निर्माण में दूसरा समझौता भी होता है। संविदा की जो धारणा है उसका समर्थन करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने समान व्यक्तियों का जो नागरिक उद्घाव है उसी के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो लोक की जो मुख्य आलोचना है वो इन तरीक़ों से होती है। एक तो क्रांति का अधिकार, दूसरा मूल समझौता जिसकी वो कहीं जिसका बार बार उल्लेख करता है उसका कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं करना, और उसके अलावा ये है कि भी अगर एक ये जो समझौता है क्या वो वास्तव में तथ्य है या केवल एक दार्शनिक धारणा बना ली गई है। भी अब समझौते के बारे में अगर बात करें, ऐसे समझौते का उल्लेख कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो इस तरीके का समझौता है क्या यह समझौता केवल दार्शनिक है, इसके साथ साथ ऐतिहासिक भी है। दी ट्रेटीज जो इनकी किताब है उसमें वो लिखते हैं कि मनुष्यों के बिना नए संसार कभी था और न होगा। जो संविदा है उसके ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं, और ये मतलब जैसे वो अपनी किताब में आगे जा कर के फिर लिखते हैं कि मेरा कहना है कि समस्त मनुष्य तब तक उस अवस्था में रहते हैं जब तक वे अपनी अनुमति से एक राजनीतिक समाज की संरचना नहीं तैयार कर लेते। तो इस प्रकार से मतलब जो लोग है वो उनकी कई चीज़ें वो आपस में विरोधाभासी पाई जाती है। तो डनिंग है उनका ये मानना है कि जो डनिंग है उनका मानना है कि लोक की सामाजिक संविदा संबंधी विचारों में ऐसी कोई बात नहीं है जो उसके पूर्ववर्ती दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित न की गई हो, लेकिन उसकी महती विशेषता यही है कि उसने अत्यधिक सुनिश्चितता प्रदान और व्यक्तिवादी बनाया। उसने सरकार की सत्ता पर प्रतिबंध लगाकर उसका प्रधान उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार यह लोक की आलोचना होती है। अगले में अब चैप्टर में हम लोक की प्रभुसत्ता है उसके बारे में और उसके संवैधानिक शासन उनके बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, समस्त विद्यार्थियों से आग्रह है कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकले और राज्य और भारत सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करें। अपने आसपास आप सुरक्षित रहें और अपने आसपास के माहौल को भी, अपने घर वालों को, समस्त को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।